नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीशा सक्सेस पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी एजेज से संबंधित, उसके अंतर्गत आज जो हमारी क्लास है वो होगी द एज ऑफ पोप, जो 1700 में स्टार्ट हुई थी और इसका 1745 के अंदर समापन माना जाता है, एज ऑफ पोप। तो आइए आज हम पोप की एज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो देखिए दी एज ऑफ पोप 1745 से 1745 तक। 1700 से पहले 1660 से लेकर के 1700 तक एज ऑफ ड्राइडन था, उसका हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। तो आज की क्लास में देखिए द एज ऑफ पोप इज वन ऑफ द रिमार्केबल पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द एज ऑफ पोप, एज का जो पोप का युग था, एज थी, इज वन ऑफ द रिमार्केबल पीरियड्स। रिमार्केबल होता है यादगार या उल्लेखनीय। पीरियड में से युग, उल्लेखनीय युग था इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के, कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में अलेक्जेंडर पोप का जो समय था, जो युग था, वो बड़ा ही उल्लेखनीय समय था, उल्लेखनीय युग था। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द अगस्टन पीरियड। इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, समटाइम, कई बार, द अगस्टन पीरियड, अगस्टन पीरियड के नाम से भी, कि इसको कई बार अगस्टन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज, क्योंकि द लिटरेरी प्रोस्पेरिटी ऑफ द एज ऑफ अगस्टस इन इटली कैन बी जक्सटापोजिट विद दैट ऑफ द एज ऑफ पोप। इसको अगस्टन पीरियड कहे जाने का क्या कारण है? क्योंकि इसी समय इटली के अंदर, कहां पर है? इटली के अंदर लिटरेरी, साहित्यिक, क्या होता है? लिटरेरी, साहित्यिक, और प्रोस्पेरिटी क्या होता है? समृद्धि। इट इज द लिटरेरी प्रोस्पेरिटी, साहित्यिक समृद्धि ऑफ द एज ऑफ अगस्त। इटली के अंदर अगस्त कवि था, उसकी एज के अंदर इटली के अंदर भी साहित्यिक प्रगति थी, समृद्धि थी, वो बहुत ज्यादा थी। कैन बी जक्सटापोजिट, जक्सटापोजिट में से संबंधित किया जा सकता है, संबंधित करना, संबंधित किया जा सकता है विद दैट ऑफ द एज ऑफ पोप, एज के युग के साथ। क्योंकि इटली के अंदर जो अगस्त का पीरियड था, उस समय जो साहित्यिक प्रगति हुई थी, समृद्धि थी, उसको पोप की एज के साथ, पोप के युग के साथ संबंधित किया जा सकता है, इसलिए इसे अगस्टन एज भी कहा जाता है। इट गेव द लिटरेरी जीनियस लाइक पोप, स्विफ्ट, डेफी, एडिसन, स्टील एंड मैनी मोर। इट मीन्स, इस युग ने, गेव मीन्स दिया, लिटरेरी मीन्स साहित्यिक, जीनियस मीन्स क्या होती है? प्रतिभाएं, क्या होती है? प्रतिभा। लाइक पोप, स्विफ्ट, डेफी, एडिसन, स्टील एंड मैनी मोर, और बहुत सारे नाम हैं। इस युग के अंदर बहुत सारे साहित्यिक प्रतिभाएं, विद्वान व्यक्ति जैसे अलेक्जेंडर पोप, स्विफ्ट, डेफी, एडिसन, स्टील एंड बहुत दूसरे लेखकों का जन्म हुआ था। If Arnold refers to the 18th century as our admirable and indispensable 18th century. If Arnold refers, यदि अर्नाल्ड संदर्भित करते हैं, रेफर करते हैं द 18th century, 18वीं शताब्दी को, एज के रूप में, आवर एडमायरेबल, प्रशंसनीय, एंड इंडिस्पेंसेबल, जिसे बचा नहीं जा सके, 18th century, 18वीं शताब्दी कि 18वीं शताब्दी को अर्नाल्ड है, वो हमारी प्रशंसनीय शताब्दी, और एक ऐसी शताब्दी जिसके प्रभाव से नहीं बचा जा सके, इस नाम से उसको सारगर्भित करते हैं, रेफर करते हैं। इट इज ओनली बिकॉज, ऐसा केवल इसीलिए है क्योंकि, ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ दिस पीरियड, कि इस युग की महानता के कारण, कि ऐसा केवल इस युग की महानता के कारण है। इस युग के अंदर बहुत अधिक साहित्यिक रचनाओं की
रचना की गई थी। इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में, किसके, अर्नाल्ड के शब्दों में, इट इज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजंस। इट इज द एज मीन्स ये युग था ऑफ प्रोज गद्य का, एंड रीजंस, रीजंस मीन्स कारण या तर्क, ये तर्क और गद्य का युग था। द स्पिरिट ऑफ क्लासिज्म is getting rapid progress in this period in the leadership of Pope and many others। क्या था? द स्पिरिट में से भावना, ऑफ द क्लासिज्म, शास्त्रीयवाद की, इज गेटिंग, बढ़ रही थी, रैपिड मीन्स बहुत तेज गति से, रैपिड क्या होता है? तेज, प्रोग्रेस मीन्स प्रगति, इन दिस पीरियड, इस युग के अंदर, इन द लीडरशिप, नेतृत्व में, ऑफ पोप, पोप के, एंड मैनी अदर्स, दूसरे, कि पोप और दूसरे अन्य कवियों के नेतृत्व में इस युग के अंदर शास्त्रीयवाद की भावना थी, वो बहुत तेजी से विकसित हो रही थी। क्लासिज्म है वो रैपिड गति से प्रोग्रेस कर रहा था। द टू लाइन्स ऑफ द पोप आर एन अप्रूवल ऑफ दिस फैक्ट। द टू लाइन्स मींस दो पंक्तियां ऑफ पोप, जो पोप के द्वारा लिखी गई थी, आर एन अप्रूवल, अप्रूवल मीन्स अनुमोदन, क्या है? अनुमोदन है, ऑफ दिस फैक्ट, फैक्ट मीन्स बात का, तथ्य का, कि पोप की जो दो लाइनें हैं वो इस तथ्य का अनुमोदन करती हैं। कौन सी? दोज रूल्स ऑफ ओल्ड डिस्कवर्ड एंड नोट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल बट नेचर मेथडाइज्ड। क्या कह रहा है पोप? दोज रूल्स ऑफ ओल्ड, की वो जो पुराने नियम थे, डिस्कवर्ड, जिनकी खोज की गई थी, जो नष्ट होने के कगार पर भी थे, एंड नोट डिवाइज्ड आर नेचर स्टिल, जो अभी भी प्रकृति में थे, कि वे पुराने नियम जो अभी भी प्रकृति ने संभाल करके रखे हुए थे, जो भी नष्ट नहीं हुए थे, बट नेचर मैथराइज, लेकिन उनको नेचर ने, प्रकृति ने मैथराइज कर दिया था। मैथराइज करने मतलब विधिवत कर दिया था, नियमानुसार कर दिया था, मैथराइज विधिवत, कि लेकिन प्रकृति ने उनको विधिवत या नियमानुसार कर दिया था। वो पुराने नियम थे, वो अभी नष्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन उनको सारगर्भित या नियमावली के रूप में इस युग ने किया था, ऐसा कहना है अलेक्जेंडर पोप का। लेट्स हैव ए क्लोज लुक ऑफ दिस एज, कि आइए इस युग का हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन करेंगे, नजदीकी से अध्ययन करेंगे। क्लोज लुक, बारीकी से, नजदीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। द सोशल एंड पॉलिटिकल सीन, सोशल में से सामाजिक, एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक सीन में दर्शय, कि इस युग के अंदर सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य कैसा था। क्वीन एने sat on the throne of England in 1702, कि सन 1702 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर क्वीन एने है वो विराजित हुई थी, विराजमान हुई थी। हर कोर्ट इज नोन एज द मोस्ट आर्टिफिशियल एंड हाइपोक्रेटिक इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। हिज कोर्ट, हर कोर्ट, कोर्ट होता है दरबार, क्या होता है? दरबार। नॉन में से जाना जाता है, मोस्ट आर्टिफिशियल, अधिक काल्पनिक, अधिक काल्पनिक, एंड हाइपोक्रेटिक, दिखावटी, इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास में। कि उसका जो युग था, उसके युग में जो दरबार था वो इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास में बहुत अधिक काल्पनिक और दिखावटी था। उसमें केवल शान शौकत और दिखावेबाजी ज्यादा थी। कॉफी हाउसेस वर टू बी फाउंड एवरीवेयर इन द कंट्री। कॉफी हाउसेस में से कॉफी बार, वर टू बी फाउंड, पाए जाते थे, एवरीवेयर इन द कंट्री, देश में, कि देश में प्रत्येक जगह कॉफी बार खुले हुए थे, कॉफी हाउसेस बने हुए थे। द पीपल परफर्ड ट्रिफल्स, परफर्ड मीन्स महत्व देते थे, क्या होता है? महत्व देना। ट्रिफल्स, तुच्छ बातें,
छोटी छोटी बातें, तुच्छ को महत्व देते, जो छोटी छोटी बात होती थी, बात का बतंगड़ है वो लोग बनाया करते थे। एंड नेग्लेक्टेड, उपेक्षा करते थे द सीरियस मैटर्स ऑफ लाइफ, मैटर ऑफ लाइफ में से जीवन के मामले। नेग्लेक्टेड में से उपेक्षा करना, क्या होता है, उपेक्षा करना। और जीवन के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते थे उनकी वो उपेक्षा करते थे और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते थे, जो तुच्छ बातें होती थी उनको ज्यादा महत्व देते थे। कब, क्वीन एने के टाइम में। गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग कोट नॉट ओनली द जनरल पब्लिक but the elite circle of society was badly involved in them. Yet all these things does not hamper the literary progress of the period. Gambling, जुआ, क्या होता है, जुआ। एंड ड्रिंकिंग, शराब की लत। कोर्ट में जकड़ लिया था, नॉट ओनली द जनरल पब्लिक, सामान्य लोगों को, बट द इलाइट सर्कल, इलाइट सर्कल में से प्रभावशाली लोग, जैसे राज दरबार के होते थे, ऑफ द सोसाइटी, समाज के, जो गैम्बलिंग या जुआ खेलने की आदत थी, शराब पीने की आदत थी, उसने न केवल सामान्य पब्लिक पर अपना प्रभाव डाला, बल्कि समाज के जो प्रभावशाली लोग थे, इलाइट पीपल थे, उनको भी अपनी पकड़ में ले लिया था। वाज बैडली इन्वॉल्व इन देम, वो इनमें बुरी तरह से इन्वॉल्व थे, शामिल थे। यट, लेकिन ऑल दीज थिंग्स, इन सब बातों ने, डज नॉट हैम्पर, नुकसान नहीं पहुंचाया। हैम्पर में से बाधा डालना, हैम्पर, बाधा डालना। इन द लिटरेरी प्रोग्रेस ऑफ दिस पीरियड, इस युग की साहित्यिक प्रगति में। लेकिन इन सब बातों ने इस युग की जो साहित्यिक उन्नति थी, प्रगति थी, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला, वो अपने रास्ते एक तरफ चलती रही। द फर्स्ट न्यूज़पेपर केम इन द ईयर 1702, कि प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन है वो 1702 में हुआ था। कब हुआ था, 1702 में। नाम था द दिल्ली क्वारंट, दिल्ली क्वारंट, ये पहला समाचार पत्र था जो 1702 में प्रकाशित हुआ था। इस तो क्या समझे कि इस युग के अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन था उसमें दिखावापन ज्यादा था, लोग शराब और जुआ खेलने के आदी थे, लेकिन साहित्यिक जो प्रगति थी वो अपने रास्ते निरंतर बढ़ती रही। और प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन 1702 में हुआ, जिसका नाम था द दिल्ली क्वारंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पोएट्री ऑफ दिस एज, कि इस युग की पोएट्री की क्या कंडीशन थी। द पोएट्री ऑफ दिस एज इज ऑफन टर्म्ड एज द टाउन पोएट्री, कि इस युग के अंदर जितनी कविताएं लिखी गई उनको एक नाम दिया गया था, वो था शहर की कविताएं। क्या नाम था, टाउन पोएट्री, शहर की कविताएं, कस्बे की कविताएं। बिकॉज, क्योंकि इट हैज वेरी लिटिल टू डू विद पैशंस एंड इमोशंस, इमोशंस भावना, पैशंस विचार, धैर्य। ठीक है, क्योंकि इन कविताओं के अंदर पैशंस और इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल जो सामान्य जीवन था शहर का उसका ही वर्णन कविताओं में मिलता था, इसलिए उनको टाउन पोएट्री के नाम से जाना गया। रादर इट एग्जाबिस्ट द मैन एंड द मैनर्स ऑफ द टाउन ऑफ लंदन, रादर मान बजाय, इट मींस इसने एग्जाबिट मींस प्रदर्शित किया, प्रदर्शित किया किसको, मैन्स एंड मैनर्स, मनुष्यों को और उनके तौर तरीकों को, ऑफ द टाउन ऑफ लंदन, लंदन शहर के निवासियों की। बल्कि इन कविताओं के अंदर लंदन शहर के जो निवासी थे और उनके जो तौर तरीके थे, रहन सहन के अंदाज थे, उनका वर्णन इन पोएट्री में ज्यादा किया गया। इट रिकाउंट्स द फॉलीज एंड एब्सर्डिटीज of the people of the early 18th century. It recounts means ये हमें याद दिलाता है, स्मरण कराती है, the follies, मूर्खता पर, follies मूर्खताओं पर, and absurdities, असंगत बातें,
असंगतता, मूर्खता पर और असंगतता पर। ऑफ द पीपल ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरुआत के जो लोग थे, उनकी जो असंगतताएं थी, उनकी जो मूर्खताएं थी, इस पर प्रकाश डालती है। वो हमें बताती है कि उन्होंने क्या कुछ किया। दो यद्यपि अलेक्जेंडर पोप वाज द चीफ फिगर, कि हालांकि इस युग का मुख्य व्यक्ति अलेक्जेंडर पोप था, जो कवि था, लेखक था। Yet there are some names to be mentioned here, लेकिन फिर भी बहुत सारे दूसरे नाम हैं जो हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे, उनका उल्लेख करना चाहेंगे। द फर्स्ट नेम इज मैथ्यू प्रायर, पहला नाम क्या है? मैथ्यू प्रायर का है। हिज इमिटेशंस ऑफ द हड्डीब्रास इज इंटाइटल्ड एज आलमा, उसकी एक पुस्तक थी, ठीक है, जिसका नाम एल्मा रखा गया था, उसको एल्मा नाम के शीर्षक से प्रकाशित किया गया था, जिसके अंदर हुड्डीब्रास की इमिटेशन थी। इमिटेशन क्या होता है? नकल, कि उसने हुड्डीब्रास नाम की जो बुक थी उसकी नकल की थी, और उस पुस्तक का शीर्षक रखा गया था एल्मा। किसकी थी? मैथ्यू प्रायर की, ठीक है। द नेक्स्ट फिगर ऑफ द रेप्यूट इज जॉन गे, कि दूसरा जो प्रसिद्ध छविदार व्यक्ति था इस युग का, वो था जॉन गे। वूज, जिसकी द बेगर्स ओपेरा एंड शेफर्ड्स वीक आर ऑफन रेफर्ड फॉर स्टडीज, कि उसने दो पुस्तकें लिखी थी, एक का नाम था द बेगर्स ओपेरा और दूसरे का नाम था शेफर्ड्स वीक, जिनको हमेशा अध्ययन करने के लिए रेफर किया जाता है, आकर्षित किया जाता है। एडवर्ड यंग नाइट थॉट्स, एडवर्ड यंग की पुस्तक थी नाइट थॉट्स। रॉबर्ट ब्लेयर की पुस्तक थी दी ग्रेव, शुड बी गिवन ए पैलेस इन आवर लिस्ट, कि हमारी इस सूची में इन पुस्तकों को भी स्थान मिलना चाहिए। रॉबर्ट ब्लेयर की द ग्रेव और एडवर्ड यंग की नाइट थॉट्स। एडिशंस द कैंपेन, एडिशन का जो था वो था द कैंपेन, was also a famous work, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध कार्य था। एडिसन की पुस्तक का नाम था द कैंपेन, ठीक है। ये इस युग के मुख्य कवि थे जिन्होंने इन कविताओं की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे देखिए। द प्रोज ऑफ द एज, कि इस युग का गद्य। प्रोज क्या होता है? गद्य। गद्य साहित्य किस प्रकार से लिखा गया? वी शुड बिगिन आवर स्टडी ऑफ द प्रोज ऑफ द एज विद डैनियल डफी, कि हमें इस युग के गद्य का इतिहास करने के लिए डैनियल डफे के साथ शुरुआत करनी चाहिए। डैनियल डफे बहुत ही प्रसिद्ध गद्य लेखक था। हिज, उसकी पुस्तक का नाम था द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्राउज, कि रॉबिन्सन क्रूज की जीवन और उसके साहसिक कार्य, ये उसकी पुस्तक का नाम था। किसके? डैनियल डफे के। एंड मोल फ्लेंडर, दूसरी पुस्तक का नाम क्या था? मोल फ्लेंडर्स आर द वर्थ मेंशनिंग वर्क, उल्लेखनीय कार्य है, कि उसके जो काम थे मोल फ्लेंडर्स और द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूज, वो हमेशा एक उल्लेखनीय कार्य है, उनको याद रखने योग्य है। जोनाथन स्विफ्ट इज द पायनियर फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोज, कि एज ऑफ पोप के अंदर है, प्रोज के क्षेत्र के अंदर है, जोनाथन स्विफ्ट है, वो बहुत ही अग्रणी व्यक्ति है। पायनियर मींस अग्रणी, और फिगर होता है व्यक्ति कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्ट हिम मींस उसके अलावा, आर एडिसन एंड स्टील, वो आर एसोसिएटेड विद द पॉपुलर टर्म द पीरियोडिकल्स, कि इसके अलावा एडिसन और स्टील दो व्यक्ति थे जो एसोसिएटेड में से संबंधित थे पॉपुलर टर्म, एक लोकप्रिय शब्द था जिसका नाम था द पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स होता है वैसे साप्ताहिक, कि ये साप्ताहिक प्रकाशन करते थे, पीरियोडिकल उसको बोलते थे, उससे संबंधित थे। ए आर हम्फ्रे सेज दैट, ए एम हम्फ्रे का कथन है, वो कहते हैं कि
If any literary form is the particular creation and the particular mirror of the Augustan age, it is the periodical essay. क्या कह रहे हैं ए आर हेम्फ्रे? इफ एनी लिटरेरी फॉर्म की कोई भी साहित्यिक विद्या या रूप इस पर्टिकुलर क्रिएशन जो विशेष रूप से एक विशेष रचना है एंड पर्टिकुलर मिरर एक विशेष दर्पण है ऑफ द अगस्टन एज अगर अगस्टन युग की इट इज द पीरियोडिकल एसे तो वो सिर्फ पीरियोडिकल एसे ही है कि वास्तविक रचना समाज जो अगस्टन एज थी उसके वास्तविक दर्पण और वास्तविक रचना है तो कौन है? पीरियोडिकल एसेज है। किसका मानना है? ए आर हम्फ्रे का। It is only this periodical that 18th century is called the golden age of political pamphleting। ये केवल पीरियोडिकल ही हैं जिनके कारण 18वीं शताब्दी को राजनीतिक पंपलेटिंग का काम युग कहा जाता है। पंपलेट क्या होता है? प्रचार करने के लिए जो बैनर बनाते हैं उसको पंपलेट बोलते हैं और पॉलिटिकल पंपलेटिंग में राजनीतिक विज्ञापन बोल सकते हैं। राजनीतिक विज्ञापन के लिए 18वीं शताब्दी को स्वर्ण युग कहा जाता है। किसके कारण है? पीरियोडिकल के कारण। द टाटलर याद रखना महत्वपूर्ण नाम है। द टाटलर was the first periodical in the long list of the same कि पीरियोडिकल की जो महत्वपूर्ण सूची है इसमें पहला नाम है वो द टाटलर का आता है। किसका आता है? द टाटलर का। इट वाज फाउंडेड बाय द रिचर्ड स्टील इन अप्रैल 709 कि इसकी स्थापना 1709 में अप्रैल 1709 में रिचर्ड स्टील के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रिचर्ड स्टील के द्वारा। जोसेफ एडिसन ओकेजनली मीन्स कभी कभी कंट्रीब्यूटेड टू इट इसमें अपना योगदान देते थे कि जोसेफ एडिसन है वो भी कभी कभी समय समय पर अवसर आने पर अपना योगदान इसमें देते थे। ऑफ द 271 नंबर्स कि इस टाटलर के अंदर 271 ऐसे लिखे गए हैं। कुल मिलाकर कितने ऐसे लिखे गए हैं? 271। 188 आर ऑफ स्टील उनमें से 188 ऐसे स्टील के द्वारा लिखे गए हैं। 42 ऑफ एडिशंस 42 हैं वो एडिशन के द्वारा लिखे गए हैं। एंड रिमेनिंग 36 आर रिटन बाय बोथ ऑफ देम जॉइंटली और जो अंतिम 36 शेष बचते हैं वो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखे गए, दोनों ने मिलकर के लिखे हैं। इट वॉज पब्लिश्ड ओनली थ्राइस ए वीक ये सप्ताह में 3 बार प्रकाशित होती थी, केवल 3 दिन ही प्रकाशित होती थी। कौन कौन से वार थे? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कौन कौन से 3 वार थे? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इन 3 डेज में ही वो पब्लिश्ड होती थी। एज फॉर जहां तक बात है द स्पेक्टेटर इट वाज ऑफ एडिशन तो द स्पेक्टेटर है वो एडिशन का पीरियोडिकल था। एंड स्टील और स्टील भी उसमें साथ में थे, एडिशन और स्टील का संयुक्त था द स्पेक्टेटर। इट बिगिन इन मार्च 1711 इसकी शुरुआत है वो मार्च 1711 में हुई थी। इट वाज पब्लिश्ड डेली एक्सपेक्टिंग संडे ये केवल रविवार को छोड़ करके हमेशा प्रकाशित होती थी, यानी सप्ताह के 6 दिन ये प्रकाशित होती थी, केवल संडे को ये इसका प्रकाशन नहीं होता था। इट कंटेन्स 635 नंबर्स इसमें 635 एसेज हैं, बहुत ज्यादा एसेज लिखे गए हैं। कुल मिलाकर इनमें संख्या है वो कितनी है? 635। एडिशंस 274 जिसमें एडिशन के 274 ऐसे हैं, स्टील्स 240 और स्टील के 240 हैं। एंड 121 बाई वेरियस फ्रेंड्स और उसमें 121 ऐसे उनके विभिन्न अलग अलग मित्रों के द्वारा लिखे गए हैं। इन दीज एसेज दे डिस्कस्ड आर्ट, फिलोसफी, ड्रामा, पोएट्री एंड मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट कि इन एसेज के अंदर उन्होंने सामान्य रुचि के कॉमन इंटरेस्ट सामान्य रुचि क्या होती है? सामान्य रुचि के विभिन्न विषय जैसे कविता है, नाटक है, दर्शन है, कला है, इस पर उन्होंने
डिस्कशन किया है, विचार विमर्श किया है। किसमें? जो एसेज जो संख्या में 635 है, किसमें लिखे गए हैं? द स्पेक्टेटर में। उनके अंदर इन विषयों पर डिस्कशन किया गया है। ठीक है, तो द टाटलर ये आया था और द स्पेक्टेटर, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियोडिकल्स है। इसके अंदर जो संख्या है वो है 271 और इसमें जो संख्या है वो है 635। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, आगे देखिए, लाइफ एंड कैरियर ऑफ पोप, कि अलेक्जेंडर पोप का जीवन और उनका कैरियर, व्यवसाय। The greatest master of classical school was born in London in 1688. The greatest master माने सबसे महान अध्यापक या गुरु of the classical school, शास्त्रीय स्कूल का, was born in London 1688. उसका जन्म लंदन में 1688 में हुआ था। The year of revolutions, revolution क्या होती है? क्रांति। उस समय इंग्लैंड के अंदर क्रांति हुई थी, क्रांति के वर्ष अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था। His father was a Roman Catholic, कि उसका पिताजी है वो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। एंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज रिलीजन, और उसके धर्म के आधार पर, ऑन अकाउंट ऑफ मींस के आधार पर, ही वाज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मींस बाहर रखा गया, बाहर निकाला गया, बाहर किया गया। कहां से? फ्रॉम पब्लिक स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। उसके धर्म के कारण उसको जो सामान्य पब्लिक स्कूल थे, जो विश्वविद्यालय थे, उसमें उसको अनुमति नहीं दी गई पढ़ने के लिए, उसको बाहर रखा गया। He was suffering from the chronic ill health during his life and died in 1744, कि वे अपने पूरे जीवन भर, सफरिंग मींस पीड़ित रहे, chronic ill health during मींस शारीरिक बीमारी से, कि वे अपने पूरे जीवन के अंदर ही शारीरिक बीमारी से पीड़ित रहे और 1744 में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? अलेक्जेंडर पोप की। Besides his imitation of the classicals like Virgil and Homer, कि वर्जिल और होमर की तरह ही उसने जो शास्त्रीयता की नकल की थी, इसके अलावा he is well known for his excellent use of closed couplet and epigrams such as, कि इसके अलावा भी उसे क्लोज्ड कपलेट का प्रयोग करने के लिए और एपिग्राम के प्रयोग के लिए उसे बहुत ही अधिक प्रसिद्धि मिली थी, उसको बहुत अधिक जाना जाता है। जैसे उसके कुछ कथन थे, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग, ये अधूरा ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है। एंड फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, फूल रश इन, कि मूर्ख व्यक्ति है वो दौड़ करके अंदर आता है, वेयर जबकि एंजल्स में से देवदूत, देवता, फियर टू ट्रेड, कदम रखने से डरते हैं, कि ऐसा स्थान जहां पर देवता है वो कदम रखने से डरते हैं, वहां पर मूर्ख व्यक्ति दौड़ करके अंदर फंसता है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि गलती करना मनुष्य का काम है जबकि माफ करना ईश्वर का काम है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि अगर मानवता का अध्ययन करना है, उचित अध्ययन करने के लिए मनुष्य है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। वोल्टेयर रिगार्ड्स पोप एज, वोल्टेयर है वो पोप को संबोधित करते हुए इस रूप में समझते हैं, द बेस्ट पोइट ऑफ इंग्लैंड एंड एट प्रेजेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड, कि इस समय इंग्लैंड का और पूरे संसार का सबसे अच्छा कवि है वो वोल्टेयर है, वो अलेक्जेंडर पोप को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोप्स वर्क देखिए, हाँ, तो पोप्स वर्क्स, पोप के कार्य, उन्होंने किस किस प्रकार के काम किए, कौन कौन सी रचनाएं की। पहला है पास्ट्रोल, जो 1709 में लिखा था, टोटल 4 इन नंबर्स, की ये संख्या में 4 हैं। दीज आर शॉर्ट पोएम्स, और ये चारों ही छोटी छोटी कविताएं हैं, ऑन स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, कि पास्ट्रोल के अंदर 4 छोटी छोटी पोएम है और ये चारों ही ऋतुओं पर लिखी गई है,
वसंत ऋतु पर, ग्रीष्म ऋतु पर, पतझड़ ऋतु पर और शीत ऋतु पर। ठीक है, चारों पोइम में वो पास्टोरल के अंदर इनका वर्णन है। दूसरा है दी मसीहा, एन इंटीमेशन ऑफ वर्जिल्स फोर्थ एक्यूलोग। मसीहा के अंदर वर्जिल का जो फोर्थ एक्यूलग था उसकी नकल इसने मसीहा के अंदर की है। थर्ड है विंडसर फॉरेस्ट, इंस्पायर्ड बाय डेनहम्स कॉपर्स हिल। डेनहम्स कॉपर्स हिल से प्रेरित होकर के इसने लिखी थी विंडसर फॉरेस्ट। फोर्थ है दी एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1711 में लिखी थी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अमोंग द वर्क्स ऑफ पोप, ये पोप के जितने भी कार्य है उसमें सबसे अधिक फेमस है, महत्वपूर्ण है। इट इज द ओनली वर्स इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मींस आलोचना के क्षेत्र में पद्य के अंदर एकमात्र कविता है, और आलोचना कितनी किताब है वो गद्य में लिखी है, लेकिन एन एस ऑन क्रिटिसिज्म में वो पद्य के अंदर लिखी हुई है। इट इज बेस्ड ऑन हेरोस, आर्स पोर्सिया एंड बेल्यूज एल आर्ट पोर्टिक, कि ये दो किताबें थी, होरेस की आर्स पोर्टिका और बेल्यूज की दी एल आर्ट पोर्टिक, इस पर आधारित है। कैडी मोंटेग्यू सेज दैट, कैडी मोंटेग्यू का एक कथन है, वो कहते हैं इट्स ऑल स्टोलन, इट्स ऑल स्टोलन, की ये सब चुराया हुआ है, इसने नकल करके लिखा है। फिफ्थ द रेप ऑफ द लोक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है अलेक्जेंडर पोप की, द रेप ऑफ द लोक, जो 1712 में लिखी थी। इट इज द मोक हीरोइक पोइम इन 5 सेंटोज, ये 5 सेंटोज में लिखी हुई मोक हीरोइक पोइम है। मोक हीरोइक पोइम, मोक का तो नकली, हीरोइक मींस नायक की, नकली नायक की कविता है वो इसमें लिखी है। वैसे मोक हीरोइक पोएम भी बोलते हैं। 5 सेंटोज में लिखी हुई है द रेप ऑफ द लोक। हिज ट्रांसलेशंस ऑफ द इलियड एंड ओडेसी नोन एज पोप्स होमर, कि उसने इलियड और ओडेसी का ट्रांसलेशन भी किया था, जिसे पोप का होमर के रूप में जाना जाता है। द डेंसियड, द डेंसियड, इट इज ए सैटायर ऑन डंसिज, कि डंसिज के ऊपर एक व्यंग्य है। सैटायर क्या होता है? व्यंग्य। मीनिंग, जिसका अर्थ होता है द बैड पोइट्स, पेडेंट्स एंड प्रीटिशियस क्रिटिक्स, के बुरे कवि और बुरे आलोचक, उसका अर्थ होता है, इसके ऊपर लिखी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है द एसेज ऑन मैन, एसेज ऑन मैन भी उसकी पुस्तक का नाम है। पोर्शन ऑफ ए लार्जर प्लान्स नेवर कैरिड आउट, की पोर्शन मींस भाग था ऑफ द लार्ज प्लान, बड़ी बड़ी योजनाओं का, नेवर कैरिड आउट, जो कभी लागू ही नहीं हुई। 4 एपिस्टल्स, ये 4 भागों में थी और उसके अंदर बड़ी बड़ी योजनाओं का निर्माण किया गया था, लेकिन वो कभी लागू नहीं हुई थी, ऐसा इस पुस्तक के अंदर वर्णन है दी एसे ऑन मैन के ऊपर। तो ये अलेक्जेंडर पोप के कुछ महान कार्य थे जो हमने पढ़े थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। इस क्लास के अंदर हमने एज ऑफ पोप या अगस्टिनेज को पढ़ा था, जो 1701 से लेकर के 1745 तक चली थी। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।